Assalamu alaikum students, welcome to Innovative Classes, and today we will discuss taxonomy. Taxonomy is the branch of science that deals with the classification and naming of organisms. तो टैक्सोनॉमी जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हो और उसके बाद आप उन ऑर्गेनिजम्स को एक नाम देते हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती है ये होती है टैक्सोनॉमी में। ठीक, तो टैक्सोनॉमी जो है ये निकला हुआ है दो लैटिन वर्ड से। एक है टैक्सी, और टैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट। दूसरा जो है वो है नॉमी, और नामी का मतलब होता है नेमिंग। यानी कि दो वर्ड्स है, एक है टैक्सी जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनको आप एक अरेंजमेंट में रखते हो। उसके बाद नोमी यानी कि नेमिंग, उस ग्रुप को आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और ये जो टर्म टैक्सोनॉमी है ये सबसे पहले इस्तेमाल की है एपी डिकंडोले ने अपनी बुक में। इसका नाम था थ्योरी एलिमेंटेरी डिला बॉटनिकुई। थ्योरी एलिमेंटेरी डिला बॉटनिकुई एक ऐसी बुक जो एपी डिकंडोली ने लिखी हुई है, और इसी बुक में सबसे पहले इसने ये टर्म जो है टैक्सोनॉमी इसका यूज किया हुआ है, जिसमें ये क्या करता था काम, जो ऑर्गेनिजम्स है उनको अरेंज करता था और उनके बाद उनको एक नाम दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी के ऊपर अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा काम जो किया हुआ है वो किया है कार्लोस लिनियस ने, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो सबसे ज्यादा काम जो अगर हम देखेंगे टैक्सोनॉमी पे किसका है तो वो है कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस जो है ये 1707 में पैदा हुए थे और इसकी डेथ जो है वो 1778 में हुई है। इसके बीच में इसने काफी ज्यादा काम जो किया हुआ है वो किया है सबसे ज्यादा इसने टैक्सोनॉमी के ऊपर। ठीक है ना, इसमें इसने काफी ज्यादा बुक्स लिखी हुई है, जिस बुक्स में इसने टैक्सोनॉमी के ऊपर जो काम किया है उनको रिकॉर्ड करके मेंटेन किया हुआ है। ये वही साइंटिस्ट है जिसने आपको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक, तो थोड़ा बहुत पहले कार्लोस लिनियस के बाद पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा। उस शॉर्ट स्टोरी से आपके सारे कंसेप्ट जो है टैक्सोनॉमी के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो कार्लोस लिनियस जो है इसने जो बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली है सिस्टमैटिक्स सिस्टेमा नेचरी, सिस्टेमा नेचरी। इस बुक के काफी वॉल्यूम्स है और इसका जो फर्स्ट एडिशन है, फर्स्ट एडिशन इसका दिया गया है 1735 में, फर्स्ट एडिशन ऑफ सिस्टेमा नेचरी। ठीक, और इस बुक में इसने क्या किया कार्लोस लिनियस ने, इसने एक टर्म जो है उसका यूटिलाइज किया, और जो टर्म है वो है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स सिस्टमैटिक्स जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जो है सिस्टमा, और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
term systematics was used by Carolus Linnaeus in his book. The book is Systema Naturae. In the first edition of this book, he used the term systematics, which is derived from the Latin word means systema, and the systema means the systematic arrangement of the organisms. जो भी organisms है उनको हम systematically arrange करते हैं different groups में, उसको हम बोलते हैं systematic arrangement of organisms. ठीक है ना, यानी कि उस स्टडी को हम बोलते हैं systematics. तो जो पहले साइंटिस्ट्स है वो क्या करते थे, पहले माना जाता था कि सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर, दोनों का मतलब जो है वो सेम है. इसमें भी हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, उनको एक नाम देते हैं, यहाँ पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करके उनको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं. लेकिन लेटर ऑन पता चला कि नहीं, टैक्सोनॉमी जो है इट इज द सब ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स. दोनों सेम नहीं है. टैक्सोनॉमी जो है ये सिस्टमैटिक्स का एक ब्रांच है. ठीक है ना. सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स. सिस्टमैटिक्स का मेन फोकस रहता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर कि कॉमन एंसेस्टर जो है इन ऑर्गेनिजम्स का वो कौन है. ये ऑर्गेनिज्म जो है ये किससे बिलोंग करते हैं, किस वाले ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कहां से आए हैं, इनका ऑरिजिन क्या है. तो वो सारी चीजें जो है हम सिस्टमैटिक्स में देखते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी जो है वो इन चीजों पर फोकस नहीं करती है. ठीक है ना. तो सिस्टेमा नेचुरी का जो 10th एडिशन है वो दिया गया है 1758 में. सिस्टेमा नेचुरी का जो यही बुक है इसका सेकेंड एडिशन 1758 में दिया गया है. और इसमें जो कार्लस लिनियस है इसने यूज की है टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं. ठीक है ना. किस तरह देते हैं ये नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करता है, ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा. तो आज हम फिलहाल डिस्कवरी ऑफ टैक्सोनॉमी पे ही फोकस करेंगे. तो दूसरी बुक जो कार्लस लिनियस ने लिखी हुई है वो है जनरा प्लांटेरम. जनरा प्लांटेरम के भी 2 वॉल्यूम्स दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो 1737 में इसका फर्स्ट एडिशन यानी फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो दिया गया है. और उसका जो दूसरा एडिशन है वो दिया गया है 1754 में. और इसी 1754 में ही कार्लस लिनियस ने प्लांट किंगडम को डिवाइड किया है 24 क्लासेस में. ये सारी बुक्स जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द नीट एस्पिरेंट्स एज वेल एज फॉर द एम्स. जो भी बच्चे नीट के लिए जाना चाहते हैं या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बुक्स जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाती है कि जनरा प्लांटेरम या स्पेशीज प्लांटेरम एक और बुक या सिस्टेमा नेचुरी, ये जो बुक्स है ये किस साइंटिस्ट ने लिखी है. कभी कभी पूछा जाएगा द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 24 क्लासेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक स्पेशीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी. इस तरह यही बताया जा सकता है क्वेश्चन में आपको. आप बताइए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका कंसेप्ट जो है वो किस वाली बुक में दिया गया है. ठीक है ना. इस तरह आपको पूछा जाएगा कि सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो किसने दी है और किस में उसने किस बुक में इसका जो यूज है किया गया है. ठीक है ना. तो इसी तरह स्पेशीज प्लांटेरम वो पब्लिश हुई है 1735 में. ये भी कार्लस लिनियस की ही बुक है. उसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो है कार्लस लिनियस की वो है फिलॉसफिका बोटानिका जो 1751 में दी गई है. फिलॉसफिका बोटानिका. और ये बुक जो है ये पब्लिश की गई है 1751 में.
ठीक है ना। तो इन बुक्स का आप नाम जो है वो याद रखोगे, क्योंकि ये सारी बुक्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, इसमें हम तीन चीजों के ऊपर ज्यादा देखते हैं, चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं हम। और वो क्या है? पहली है आइडेंटिफिकेशन, दूसरी है क्लासिफिकेशन, और तीसरी है नोमेनक्लेचर। इन तीन बुक्स के ऊपर हम काफी ज्यादा जो है काम है वो करते हैं, और इनको ही हम ज्यादा पढ़ते हैं। और इनके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपकी नीट में, वो आता है व्हाट इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टैक्सोनॉमी। तो इस तरह के ऑप्शन उसमें एक होगा, आप में चार ऑप्शन होंगे, और पहले ऑप्शन में दिया होगा इस तरह आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। दूसरा जो होगा वो होगा क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। थर्ड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। तो आपको पहचानना पड़ेगा विच इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द टैक्सोनॉमी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया टैक्सोनॉमी जो है ये ऐसा ब्रांच है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो और उनको आप नाम देते हो। तो पहले क्लासिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आप उनको नाम दोगे। लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए आपको समझना है आइडेंटिफिकेशन, और इसके लिए मैं आपको पहले एक शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद ये सारे कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट स्टोरी है क्या? हमें पहले ये सोचना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर ये टैक्सोनॉमी अगर हम पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी की हमें जरूरत क्या पड़ी है, ठीक है ना। क्यों हमें टैक्सोनॉमी जो है वो पढ़नी है, या क्यों हम टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। ये आप यूं समझो कि आपके पास आप एक स्कूल रन कर रहे हो या एक कोचिंग सेंटर आप रन कर रहे हो, उसमें क्या है आपने एडमिशन रखा है फॉर 9th, फॉर 10th, फॉर 11th, फॉर 12th। अब 11th 12th में आपके पास तीनों स्ट्रीम्स है, आपके पास साइंस भी है, आपके पास आर्ट्स भी है, और आपके पास कॉमर्स भी है। आप तीनों स्ट्रीम्स को रन कर रहे हो। अब आप एडमिशन के टाइम क्या करते हो, एक ऑफिस में आप एक आदमी को रखते हो, किसी को भी रखोगे आप ऑफिस में, तो वो क्या करता है जब भी कोई स्टूडेंट उसके पास एडमिशन के लिए आता है वो एक कॉपी बनाता है, और उस कॉपी में उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा सीरियल नंबर, ठीक। उसके बाद लिखा होगा नेम। इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इसी पे आपकी सारे टैक्सोनॉमी जो है या आने वाले 2-4 टॉपिक्स जो आपके है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, वो सारी इसको आपको इसी से क्लियर होंगी। पेरेंटेज, उसके बाद आप एड्रेस भी उसका लिखते हो, और साथ में कांटेक्ट भी लिखते, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास, ठीक है ना। तो पहला बच्चा आता है आपके पास, वो क्या बोलता है, मैं मैथ से एडमिशन करूं या सर मैथ से एडमिशन करूं, ठीक है। तो आप बोलते हो उसको ठीक है बेटा किस में एडमिशन करना है, वो बोलेगा सर मुझे 9th क्लास का एडमिशन करना है, ठीक है ना। तो 9th क्लास का बच्चा है, हाँ नाम क्या है बेटा, सर मेरा नाम उजैर है, ठीक। इस तरह दूसरा बच्चा, मेरा नाम आबिद है। तीसरा आएगा मेरा नाम इंशा है। फोर्थ मेरा नाम सानिया है। फिफ्थ मेरा नाम उमैर है। फिर आएगा कोई उमर। तो इसी तरह 1 2 3 4 अप टू 1000 आपके पास 1000 बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए। लेकिन इसमें से आप 1 to 5 जो देखते हो वो आपके 9th क्लास के हैं। आप यहाँ पे उनका एड्रेस सब कॉन्टैक्ट वैक्ट नोट करके रखते हो, ठीक। उसके बाद 5 to 15 जो है वो 10th के हैं, ठीक। फिर 15 to 30 जो है वो 11th आर्ट्स के हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास 30 से 60 तक 11th मैथ के आते हैं, और उसके बाद 60 से 100 तक 11th कॉमर्स के आते हैं। इसी तरह 60 से 100 से 100 से 200 के बीच में आपके फिर से इसी तरह जो है बच्चे आते रहते हैं। इसमें से कुछ बच्चे 12th के हैं, कुछ साइंस के हैं, कुछ आर्ट्स के हैं, कुछ कॉमर्स के हैं।
तो आपने ये सारा जो है ना रिकॉर्ड एक ही कॉपी पे मेंटेन करके रखा हुआ है। अब जब आपने ये सारी फॉर्मेलिटीज जो है, सारे बच्चे जो है उन्होंने फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, उसके बाद आप क्या करते हो, बच्चों को आना है क्लास देने के लिए, ठीक है ना। अब जब बच्चे क्लास देने के लिए आ रहे हैं तो आप इन सारे बच्चों को 9th 10th 11th आर्ट्स 11th कॉमर्स 11th साइंस 12th आर्ट्स 12th कॉमर्स 12th साइंस सभी बच्चों को आप एक ही क्लास में रखते हो। आपने एक बड़ा हॉल बना लिया जिसमें एक 1000 की कैपेसिटी है, तो सारे बच्चों को आपने वहां ही भेजा, चलो बच्चों बैठो आपको अब पढ़ना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले इनको क्या हो जाएगा, एक पॉलिटिकल साइंस सर जो है वो जाता है क्लास देने के लिए, लेकिन उसको बोला जाता है आप 12th वालों को पढ़ाओ। अब जब वो सारे क्लास जोड़ता है तो बच्चे कहीं नहीं, बच्चे सारे जो है ना वो एक ही क्लास में। अब उसको मिला, उसने देखा वारिया ज्यादा बच्चे बच्चे एक ही क्लास, अब वो भी इंटरेस्ट के साथ बड़े जोश के साथ जो है स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन पढ़ाएगा क्या वो, उसका सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएगा वहां पे। जब वो पॉलिटिकल साइंस 12th लेवल का पढ़ाएगा, 9th 10th के बच्चे तो वहां ही रोएंगे, तुम दपन अस गुनाह कर ऐसा आया और पढ़ने कि ऐसा और दलिल बोजने, ठीक है। इसी तरह साइंस के बच्चे जो मेडिकल फैकल्टी से होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, वो बोलेंगे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने आए हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने आए हैं। इनका तारस लगे सुबह सुबह ये नवी दलिल वन क्या था, ठीक है। कॉमर्स वाले सन तार कि वोट दपन ये क्या चलान, ऐसा अकाउंटेंसी पढ़ने चलान नवी दलिल। इसी तरह अब अगर मैं फिजिक्स टीचर को भेजता हूँ, यहाँ से क्लास, ठीक है। अब फिजिक्स का ऐसा हाल होता है कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो तो कंप्लीट होगा नहीं, कम से कम 8-9 महीने जो है उसको लगता है सिलेबस कंप्लीट करने में। तो वो क्या करेगा काम, वो पहले ही क्लास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जाता है। अब जैसे वो 11th या 12th की न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, 9th 10th के बच्चे वहाँ कांग रहा था से असको बना कर 9th 10th पढ़ने कि लेक्चर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने, ठीक है। आर्ट्स के बच्चे तुम सन दार कि वोट तुम दपान असको गुनाह कर, दैट मीन्स आप जब सारे बच्चों को एक ही क्लास में रखते हो ना, वहां पे किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा। साइंस वाले को पॉलिटिकल नहीं आएगा, आर्ट्स वाले को ये फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, तो सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वहां पे कोई बच्चा ही नहीं बैठेगा, पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि नहीं ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा कंफ्यूजन जो है बच्चों में क्रिएट ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो सारी रिकॉर्ड्स जो है एक कॉपी पे मेंटेन करके रखे हैं ना, इसको अब आप क्लासिफाई करोगे। क्या करोगे, क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब है, आपको पता है उजैर जो है ये 9th क्लास का है, आप भी जो है ये 10th क्लास का है, इस तरह उजैर के साथ और बच्चे, ठीक है ना। अब आप यूं मान लो 100 बच्चे जो है आपके वो 9th में है, ठीक, 100 बच्चे आपके 10th में है, 400 आपके 11th में है और 400 आपके 12th में है। इस 400 में से आपके पास 100 जो है वो आर्ट्स के है, 150 साइंस के है और 150 जो है वो कॉमर्स के, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। तो आपको क्या करना है, आप जो टोटल यहाँ पे नंबर देखते हैं ना 1000, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, स्पीशीज जो इस अर्थ पे है वो काफी ज्यादा है, और उनको हम यूं नहीं मान सकते कि सारे स्पीशीज जो है वो एक ही है, ऐसा वनो कि सारी चीजें अक स्पीशीज दुनिया में, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारी स्पीशीज है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन स्पीशीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, आपको उनको पहचानना है कि कौन स्पीशीज जो है वो किस से बिलोंग करती है और इसमें प्लांट में या इस एनिमल में क्या डिफरेंस है दूसरे एनिमल से, ठीक है ना। इस बेस पे आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके 9th के 100 बच्चे हैं, आपने इस एक कॉपी से इन सारे बच्चों का नाम जो है वो निकाला, क्योंकि बीच बीच में आए हैं एडमिशन के लिए, तो आपने ये सारे का नाम निकाल के एक अलग फाइल में रखा। उसके बाद फाइल के कवर पेज पे आप लिखते हो क्लास 9th, ठीक है ना। तो हो गई आपकी एक क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप 10th के बच्चे को ढूंढते हो, इस तरह 11th के बच्चे को ढूंढते हो, इस तरह 12th बच्चे को ढूंढते हो। तो यहां से आप क्या करते हो, आप अलग अलग 6 2 8 कॉपी बनाते हो, जिनमें आप ये लिखते हो कि ये 9th है, ये 10th है, ये 11th आर्ट्स है, 11th कॉमर्स है, 11th साइंस है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप इन बच्चों को अपने अलग अलग रूम्स में भेजते हो, और फिर टीचर जो है साइंस टीचर साइंस में जाएगा, आर्ट्स का आर्ट्स में जाएगा, कॉमर्स का कॉमर्स में जाएगा। तो उससे जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको समझ में आएगा, ठीक है ना। सेम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, जो यहाँ पे अब मसला है ना क्लासिफिकेशन का,
कि क्लासिफिकेशन किस पर करूं। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पे नाम दिया है, पेरेंटेज भी है, एड्रेस भी है, कांटेक्ट भी है, क्लास भी है। तो ये जो आप सारी चीजें देख रहे हो ना, एक के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में इतनी सारी चीजें, 5-6 कैरेक्टर्स, इसको मैं बोलता हूं डिस्क्रिप्शन। इस डिस्क्रिप्शन की बेस पे मैं एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको अलग करता हूं, यानी कि आइडेंटिफाई करता हूं। इस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे ही फिर मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, और क्लासिफिकेशन के बेस पे ही मैं क्या करता हूं, नोमेनक्लेचर यानी कि नाम देता। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इनको क्या किया, यहाँ पे मेरे पास सारा डिस्क्रिप्शन था, सबका बच्चों का डिस्क्रिप्शन था एक ही कॉपी पे, तो मैंने आइडेंटिफाई किया इस डिस्क्रिप्शन की बेस पे 9th क्लास का कौन है, 10th का कौन है, 11th का कौन है और 12th का कौन है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्लासिफाई किया इनको, अलग अलग कॉपीज बनाई। जो मैंने अलग अलग कॉपी बनाई ये मैंने क्लासिफिकेशन की। ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन जब मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने कवर पेज पे अलग अलग नाम दिया, जिसको मैं बोलता हूं नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। आई होप आपको जो ये शॉर्ट स्टोरी जो है आपको समझ में आ गई होगी। इस स्टोरी को आप 1-2 बार आराम से रीड करोगे, ठीक है ना, आराम से सुनोगे, तो आपको जो है सारे कंसेप्ट जो है ना टैक्सोनॉमी के रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर मैंने ये नहीं देखा है कि बच्चा जो है उसका ऑरिजिन क्या है, वो कहां से आया है, ठीक है ना, उसकी बेस कहां है, उसका कॉमन एंसेस्टर क्या है, दादे का दादा कौन था, वो मैंने नहीं देखा। मैंने ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देखा जो मेरे पास अवेलेबल था। तो ये मैं टैक्सोनॉमी में करता हूँ, सीधा क्लासिफिकेशन करता हूँ ऑन द बेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन, मॉर्फोलॉजिकल साइटोटैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स के बेस पे। ठीक है ना। तो लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है उसमें आप इवोल्यूशनरी पॉइंट पे जाते हो, आप उसके कॉमन एंसेस्टर्स पे जाते हो, उसको देखते हो कि ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, ऑर्गेनिज्म था एक, इसका नाम है ए, अब इसके डाइवर्जन हो गए, यहाँ से आ गया बी, यहाँ से आ गया सी, अब बी में डाइवर्जन आ गया, यहाँ पे आ गई डी और ई, यहाँ पे डाइवर्जन आ गया, यहाँ पे आ गया एफ जी। तो सिस्टमैटिक्स में क्या देखता हूं मैं देखता हूं इस जी की क्या रिलेशन है ए के साथ, डी की क्या रिलेशन है ए के साथ, जी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि मैं एवोल्यूशनरी रिलेशंस पे जाता हूं, मैं कॉमन एंसेस्ट्री पे जाता हूं, और ये सारी चीजें जो है मैं सिस्टमैटिक्स में देखता हूं, टैक्सोनॉमी में नहीं देखता हूं। ठीक है ना। ये आप नोट करके रखोगे। जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन द सिस्टमैटिक्स एंड द टैक्सोनॉमी इज दैट इन सिस्टमैटिक्स वी फाइंड द कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, but in taxonomy we are not concerned about the evolutionary relationships। ठीक है ना। तो अब मैंने बताया आपको टैक्सोनॉमी में क्या है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो है उनको आपको नोट करके रखना है। और पहली जो मैंने बताई वो मैंने बताई थी आइडेंटिफिकेशन, ठीक, दूसरी मैंने बताई थी क्लासिफिकेशन, और थर्ड जो है वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है ना। अब कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको मोर डिफिकल्ट बनाने के लिए एक और टर्म जो है ऐड की जाती है, दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आप सबसे पहले ऐड करोगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्लांट है, ठीक है ना, आपको क्या बोलते हैं, इसको आइडेंटिफाई करो। तो प्लांट को आप किस बेस पे आइडेंटिफाई करोगे, आप देखोगे प्लांट जो है ये एनुअल है, बाइनियल है, पेरेनियल है, ये हर्ब है, स्ट्रॉबेरी ट्री है, इसके लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, इसके फ्लावर्स कैसे हैं। ठीक है ना। तो इन कैरेक्टर्स के बेस पे आप इस प्लांट को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। तो जो आपने डिफरेंट कैरेक्टर लिए ना, हर्ब, श्रब, एनुअल, पेरेनियल, ठीक है ना, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ स्टेम या लीव्स अरेंजमेंट, इस सारे को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक। उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन की बेस पे आप प्लांट को आइडेंटिफाई करते हो, जी ये जो है ये पोटैटो प्लांट है। ठीक। लेकिन अगर हम सोलिनेसी की ही मैं बात करूंगा, सोलिनेसी में खाली पोटैटो नहीं आता है, उसमें टोमेटो भी आता है, ठीक, इसमें ब्रिंजल भी आता है। लेकिन एक फैमिली के अंदर काफी सारे जीनस होते हैं और एक जीनस में काफी सारी स्पीशीज होती है। तो ये जो है ये डिफरेंट स्पीशीज है आपके पास। ठीक है ना। इनमें आप क्या करते हो, एक पोटैटो है, एक टोमेटो है, एक ब्रिंजल है, लेकिन सारे बिलोंग करते हैं किसके साथ, सोलिनेसी के साथ। लेकिन इनमें कुछ वेरिएशंस होती है इनके प्लांट के, जो आप पोटैटो खाते हो, टोमेटो खाते हो, ब्रिंजल देखते हो,
इन सीड्स में भी खुद वेरिएशंस होती है, ठीक है ना। और प्लांट में भी काफी ज्यादा वेरिएशंस होती है, जिसके बेस पे आप क्या करते हो, इनको डिफरेंशिएट करते हो। तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो। आप इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, ग्रुपिंग करते हो आप, ठीक है ना। तो एक ग्रुप बना दिया आपने पोटैटो का, दूसरा ग्रुप बनाया टोमेटो का, तीसरा बनाया आपने ब्रिंजल का। दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन करने के बाद आप इनको नाम देते हो, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है, ये ब्रिंजल है, ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ये बेसिक चीजें हैं जो टैक्सोनॉमी में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम इंशाल्लाह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर बात करेंगे, ठीक। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, ताकि मेरे जो बाकी वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंचे। थैंक यू।